हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इकरानो प्लान के बारे में, और इसकी जो शुरुआत है वो हम करेंगे एक शख्स से जिनका नाम है रुस्तिस्लाव एलेक्सीएव। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे मैग्नीटो जैसा दिखने वाला शख्स है वही है रुस्तिस्लाव एलेक्सीएव। अनफॉर्चुनेटली जो इनकी मौत है वो समय से पहले हो गई थी, वरना आजकल जो ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल्स हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते। तो ये आदमी एक लेजेंड है। इनकी जो मौत है वो भी टेस्टिंग के दौरान हुई थी, जहाँ पर ये अपने इकरानो प्लान को टेस्ट कर रहे थे और उसी के क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। तो 1962 में एलेक्सीएव ने चालू किया काम सेंट्रल हाइड्रोफॉल डिज़ाइन ब्यूरो में, जो कि स्पेशलाइज था सीक्रेट डेवलपमेंट में ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल्स के लिए, जिनको इकरानो प्लान्स के नाम से जाना जाता था। तो 1950s में सोवियत यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया इन इकरानो प्लेन्स में, जो कि ग्राउंड इफेक्ट पे वर्क करते थे, जबकि बाकी दुनिया जो है वो इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर चुकी थी। तो ग्राउंड इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर जो एयरक्राफ्ट है वो अपने विंग स्पैन की जो लंबाई है उससे आधी या आधी से कम हाइट पे अगर उड़े तो जो इंड्यूस्ड ड्रैग है वो काफ़ी कम होता है। ये इंड्यूस्ड ड्रैग वो ड्रैग होता है जो कि लिफ्ट की वजह से पैदा होता है, और ये इसलिए होता है कि जो ग्राउंड सरफेस या फिर वाटर सरफेस होता है वो विंग टिप वॉर्टिसेस को फॉर्म नहीं होने देता। तो अगर हम एयरक्राफ्ट लिफ्ट को समझे तो क्या होता है, जो विंग होती है वो इनकमिंग एयर मास को डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करती है और उसके रिएक्शन में एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या होता है कि आप जितना क्लोज ग्राउंड के उड़ते हैं वहाँ पर जो लिफ्ट मिल रही होती है आपको, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को रैम या फिर कुशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो काफ़ी अच्छा कर देती है। तो इसमें जो इंजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में जब एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना होता है तो काफ़ी सारे इंजन्स यूज़ किए जाते हैं, पर जब एक बार एयरक्राफ्ट थोड़ा हवा में उठ जाता है उसके बाद मिनिमम पावर के बाद भी जो एयरक्राफ्ट है वो अच्छी स्पीड पे फ्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो फ्यूल इकोनॉमी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और ये काफ़ी हाई स्पीड पे साथ ही साथ फ्लाई कर सकता है। तो सुनने में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है, पर एक्चुअली जब इस पर काम करने की बारी आई तो कॉम्प्लिकेशन इतने थे कि लास्ट में ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हो सकता है अगर इसकी फंडिंग ना रुकती और एलेक्सीएव जिंदा रहते तो इस पर और भी ज़्यादा काम करके इसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता था, पर अभी के लिए ये प्रोटोटाइप्स पे रह गया और जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। पर इंटरेस्टिंग इतना है कि इस पे बात होनी चाहिए। तो एलेक्सीएव की स्टोरी में हम यहाँ पर थे कि 1962 में उन्होंने सेंट्रल हाइड्रोफॉल डिज़ाइन ब्यूरो को ज्वाइन किया और वहाँ पर काम चल रहा था ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल में। तो वहाँ से जो चीज़ बाहर निकल कर आई थी डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद वो था कोराबल मकेट, जिसको इंग्लिश में कैस्पियन सी मॉन्स्टर कहते थे। तो ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था, पर क्योंकि प्रोजेक्ट सीक्रेट था तो इसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। तो ये जो ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल थे ये सोवियत यूनियन में शिप्स की कैटेगरी में आते थे। तो इस एयरक्राफ्ट में टोटल 8 इंजन थे सामने की तरफ और 2 इंजन थे टेल की तरफ। तो टोटल 10 इंजन्स थे जो कि एक VD7 टर्बोजेट थे। तो जब इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 1966 में, तो जो को पायलट थे वो एलेक्सीएव खुद ही थे। तो ये जो कैस्पियन सी मॉन्स्टर है ये 1980s में डिस्ट्रॉय हो गया पायलट की मिस्टेक की वजह से। तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें 10 VD7 इंजन थे जो कि 127 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते थे और करीबन 50 आदमियों की इसमें कैपेसिटी थी और 5 आदमियों का क्रू इसमें लगता था। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और जो क्रूज स्पीड थी वो 430 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। रेंज की बात करें तो वो 1500 किलोमीटर तक की थी। डायमेंशंस की बात करें तो ये 301 फीट 10 इंच लंबा था। वहीं पर इसकी लंबाई को अगर C-17 ग्लोब मास्टर से कंपेयर करें तो वो खाली 174 फीट ही लंबा है। तो यहाँ से आपको साइज़ का अंदाज़ा लग सकता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। उसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया लुन क्लास के इकरानो प्लेन में। तो जो लुन क्लास के इकरानो प्लेन थे वो एक्चुअल मिलिट्री यूज़ के लिए बनाए गए थे। तो टोटल 2 प्रोटोटाइप बनाने थे जिसमें से एक ही बनाया गया और दूसरे को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि जो लीडरशिप है वहाँ की उन्होंने फंडिंग जो है वो रोक दी थी।
तो ये जो लुन क्लास के इक्रानोप्लेन हैं ये बने थे एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए और कैरी करते थे P-270 गाइडेड मिसाइल्स को। तो ऐसी 6 मिसाइल लॉन्चर जो हैं वो लगे हुए थे एयरक्राफ्ट के डोर्सल पे। तो इसमें इंजन्स तो काफ़ी ज़्यादा लगते थे, करीबन 8 इंजन लगते थे जो कि 127 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते थे। पर एक बार अगर लिफ्ट मिल जाए उसके बाद ये खाली 2 इंजन इसे एयरक्राफ्ट की स्पीड पे फ्लाई कराने में सक्षम थे क्योंकि ड्रैग काफ़ी कम था। वहीं पर हम बड़े कैस्पियन सी मॉन्स्टर या फिर KM की बात करें तो उसमें टोटल 8 इंजन सामने लगे थे और 2 पीछे लगे थे। तो एक बार जब लिफ्ट मिल जाती थी तो खाली पीछे के 2 इंजन्स को यूज़ किया जाता था, बाकी जो 8 इंजन्स हैं उनको बंद कर दिया जाता था और वो 2 इंजन ही उसे 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचाने में सक्षम थे। तो पावर इतनी कम लगती थी। तो ये काफ़ी एफिशिएंट आइडिया था, पर अब क्वेश्चन उठता है कि इसको बंद क्यों किया गया। तो इक्रानोप्लेन काफ़ी मैसिव हुआ करते थे और समुद्र की सतह के काफ़ी पास उड़ा करते थे। तो पहले उनके जो फ्लाइट पाथ है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी आगे जो शिप्स वगैरह सेल कर रहे हैं उनको। साथ ही साथ प्रैक्टिकल यूसेज इनका शांत समुद्र में है, पर अगर हाई सीज आ जाए तो वहाँ पर क्योंकि ये क्लोज काफ़ी फ्लाई करते हैं, इनका फ्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसमें इंजन्स इतने लगते हैं कि मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब देखी गई तो कुछ खास नज़र नहीं आई और लास्ट में जब अलेक्सीएव की मौत हो गई तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या ये कभी सक्सेसफुल हो सकता था? तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता था। ये चीज़ देखी गई है कि एयरक्राफ्ट जितना बड़ा हो उतने प्यार से फ्लाई करता है ग्राउंड इफेक्ट की वजह से। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि ग्राउंड इफेक्ट के लिए आपको एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन के एरिया के आधे या आधे से कम पे फ्लाई करना होता है। तो अगर आप इसका विंग स्पैन काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दें तो ये अच्छे खासी हाइट पे फ्लाई कर सकता है, यानी कि हाई सीज पे भी फ्लाई कर सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है? उसकी फंडिंग में। उतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई फंड करने को तैयार नहीं है, वरना अगर ये सक्सेसफुल होता तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो सकता था और काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा सकता था। साथ ही साथ मिलिट्री यूसेज भी इसका काफ़ी अच्छा हो सकता था। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए से थोड़ा बहुत सक्सेसफुल मान सकते हैं। A-90 जो इक्रानोप्लेन बना था उसको सोवियत नेवी यूज़ करती थी 4 के नंबर में ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें ये 150 ट्रूप्स को एक बार में कैरी कर सकता था। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके और भी अच्छे पोटेंशियल हो सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली इसको बंद करना पड़ा। तो इसी बात पे हम भी इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।